आज हम लोग फिर से एमसीक्यू सीरीज में मॉडर्न फिजिक्स का 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है द डिब्रोगली वेवलेंथ इज गिवन बाय। डिब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू होता है h/p, जहाँ पे h आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है और p जो है वो मोमेंटम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन्वॉल्व्स। ऑप्शन है एनर्जी एंड टाइम, पोजीशन एंड मोमेंटम, पोजीशन एंड मोमेंटम। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी है बोथ ए एंड बी एंड नॉन ऑफ दीज। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एनर्जी टाइम पोजीशन मोमेंटम दोनों को ही इन्वॉल्व करता है। सो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 3 है द ऑपरेटर फॉर मोमेंटम इज। मोमेंटम ऑपरेटर पूछा गया है। सो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा -IH/d/dx। क्वेश्चन नंबर 4 है वेव फंक्शन मस्ट बी डिसकंटिन्यूअस, इनफाइनाइट, नॉर्मलाइजेबल, कॉम्प्लेक्स ओनली। तो वेव फंक्शन मस्ट बी नॉर्मलाइजेबल होगा, कंटिन्यूअस भी होता है, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी नॉर्मलाइजेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आइजन वैल्यूज ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर्स आर। हर्मिशियन ऑपरेटर्स का आइजन वैल्यू कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स, रियल, इमेजिनरी या फिर ज़ीरो। तो इसका आंसर क्या होगा? रियल। हर्मिशियन ऑपरेटर का जो आइजन वैल्यू होता है वो रियल होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है श्रोडिंगर इक्वेशन इज रिलेटिविस्टिक, नॉन रिलेटिविस्टिक, क्लासिकल और स्टैटिस्टिकल। श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो रिलेटिविस्टिक है, नॉन रिलेटिविस्टिक है, क्लासिकल है या स्टैटिस्टिकल है। तो ये होता है नॉन रिलेटिविस्टिक। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कम्यूटेटर ऑफ XP पोजीशन मोमेंटम इक्वल्स टू। पोजीशन मोमेंटम का कम्यूटेटर फाइंड करने पर क्या मिलेगा? इसका कम्यूटेटर फाइंड करने पर हमें मिलता है IH कट। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सपेक्टेशन वैल्यूज डिपेंड्स ऑन। एक्सपेक्टेशन वैल्यू किस पे डिपेंड करता है? ऑपरेटर, वेव फंक्शन, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, वेव फंक्शन, बोथ और नॉन। सो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा एक्सपेक्टेशन वैल्यूज डिपेंड्स ऑन ऑपरेटर एंड वेव फंक्शन ऑल्सो। सो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, बोथ। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? बोथ होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? साई से, साई स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ साई स्क्वायर और लास्ट ऑप्शन है साई क्यूब। तो इसका आंसर होगा मॉडुलस ऑफ साई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 है ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन बॉक्स इज प्रोपोर्शनल टू। पार्टिकल इन ए बॉक्स का ग्राउंड स्टेट एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो ये होता है 1/L² के प्रोपोर्शनल होता है। एक्चुअल में ग्राउंड स्टेट एनर्जी और पार्टिकल इन ए बॉक्स आपको मिलता है n² h/2m/L²। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/L² का। तो इसी के साथ हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के 10 क्वेश्चन देखे। अब हम लोग इसी सीरीज में एटॉमिक फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस हैं उसको देखते हैं। बोर्स रेडियस डिपेंड्स ऑन। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? बोर रेडियस डिपेंड्स ऑन
बोर रेडियस का वैल्यू कितना होता है 0.53 n² / z। तो ये किस पे डिपेंड करता है n² पे डिपेंड करता है। इसका आंसर क्या होगा n² होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज एक्सप्लेन्ड बाय। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो होता है वो किसके द्वारा एक्सप्लेन किया गया, प्लैंक, आइंस्टाइन, बोर, न्यूटन। तो ये सभी कोई पढ़े हैं, किनके द्वारा एक्सप्लेन किया गया था, बोर। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किन्होंने किया है, बोर ने। क्वेश्चन नंबर 13 है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी कितना होता है। तो इसका एनर्जी अभी थोड़ी देर पहले एनर्जी का फॉर्मूला देखे, अब इसका आयोनाइजेशन एनर्जी है, यानी ग्राउंड स्टेट एनर्जी भी इसको आप कह सकते हैं। और इसका आंसर हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 है एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन। एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन किसको कहते हैं। क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल NH/2π होता है। क्या होता है NH/2π। एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन यानी n के मल्टीपल NH/2π। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में दो ऑप्शन सही हैं, तो इसको ध्यान देना है। NH/2π भी होगा और NH कट भी होगा, क्योंकि H कट का वैल्यू ही क्या होता है H/2π होता है। इसलिए इस क्वेश्चन में दोनों ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, तो इसको ध्यान देना है। थोड़ा सा ऑप्शन में एरर था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। रिडवर्क कांस्टेंट रिलेट्स टू। रिडवर्क कांस्टेंट जो होता है ये किससे रिलेट्स करता है, एटॉमिक रेडियस से, स्पेक्ट्रल लाइंस पर, उसके बाद है मास, फिर है एनर्जी लेवल। सो रिडवर्क कांस्टेंट जो है ये स्पेक्ट्रल लाइंस के साथ रिलेट करता है। सो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, स्पेक्ट्रल लाइंस। 15 का आंसर क्या होगा, स्पेक्ट्रल लाइंस होगा। और उसके बाद कुछ रिलेटिविटी के क्वेश्चन हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 16 एकदम मस्ट पॉपुलर और इजी क्वेश्चन है। स्पीड ऑफ लाइट। लाइट का जो स्पीड है वो रिलेटिविटी में ऐसे हम लोग जनरली क्या पढ़ते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट रिलेटिविस्टिक के केस में स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो क्या रहता है, वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है, इनफाइनाइट होता है या ज़ीरो होता है। डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट का वेरिएशन यानी इसी को हम लोग इसका थ्योरम ऑफ कांस्टेंसी कहते हैं। तो ये क्या होता है, कांस्टेंट पाया जाता है स्पीड ऑफ लाइट रिलेटिविस्टिक के केस में। उसके बाद आता है टाइम डायलेशन फॉर्मूला। टाइम डायलेशन का फॉर्मूला पूछा गया है। टाइम क्या होता है, डिले होता है। दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जब भी हम बात करते हैं तो टाइम डिले होता है, यानी टाइम डायलेशन का आपको फॉर्मूला मिलेगा, वही फॉर्मूला पूछा जा रहा है। सो टाइम डायलेशन का फॉर्मूला क्या होगा, T = T0 गामा, जहाँ पे T जो है वो आपका मूविंग फ्रेम पे है टाइम, और T0 आपका रेस्ट फ्रेम पर टाइम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉरेंज फैक्टर, जिसको गामा हम लोग कहते हैं, गामा से रिप्रेजेंट करते हैं लॉरेंज फैक्टर का वैल्यू, जो टाइम डायलेशन के फॉर्मूले में भी है। इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। तो लॉरेंज फैक्टर गामा का वैल्यू होता है 1/√,
1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। सो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। अब मास एनर्जी रिलेशन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? मास एनर्जी रिलेशन E इक्वल टू एम सी होगा, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर होगा, E इक्वल टू एम स्क्वायर सी होगा, और ऑप्शन नंबर डी है E इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन एम। तो आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। सो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्या पूछ रहा है? लेंथ कंट्रैक्शन अकर्स, लेंथ कंट्रैक्शन अकर्स अलोंग मोशन परपेंडिकुलर बोथ नॉन ऑफ दीज। तो लेंथ कंट्रैक्शन कैसे अकर्स करता है? तो मोशन के अलोंग अकर्स करता है। इसका आंसर क्या होगा? अलोंग मोशन होगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन न्यूक्लियर फिजिक्स से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, ज़ीरो होता है या फिर इनफाइनाइट होता है। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22 है मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट इज ड्यू टू एनर्जी कन्वर्जन, ग्रेविटी, चार्ज या फिर स्पिन। मास डिफेक्ट का कारण पूछ रहा है, मास डिफेक्ट क्यों होता है? तो एनर्जी कन्वर्जन के वजह से मास डिफेक्ट पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है लाइफ हाफ लाइफ रिलेशन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा गया है? हाफ लाइफ रिलेशन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है टी हाफ इक्वल टू log 2 बाई लेमडा, बी है टी हाफ इक्वल टू लेमडा अपॉन log 2, सी है टी हाफ इक्वल टू लेमडा 1 अपॉन लेमडा, और लास्ट ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। तो हाफ लाइफ क्या होता है? log 2 बाई लेमडा होता है। आपको कहीं कहीं log 2 का वैल्यू सब्सटीट्यूट करके भी मिलता है 0.693 अपॉन लेमडा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन टी हाफ इक्वल टू log 2 अपॉन लेमडा होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है रेडियो एक्टिव डिके इज डिटर्मिनिस्टिक, रैंडम, पीरियोडिक और लीनियर। रेडियो एक्टिव डिके जो है ये क्या होता है? रैंडमली होता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स किसको कहते हैं? वैसे एलिमेंट्स जिसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं? 82 और मोर देन 82 होते हैं, उनको हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। तो ये जो रेडियो एक्टिव डिके होता है ये रैंडमली होता है। सो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा? रैंडम होगा। ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 25 अल्फा डिके। अल्फा डिके इमिट्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, हीलियम न्यूक्लियस और लास्ट है फोटोन। अल्फा डिके क्या इमिट करता है? अल्फा हीलियम न्यूक्लियस होता है, सभी कोई जानते हैं। तो आंसर क्या होगा? हीलियम न्यूक्लियस होगा अल्फा डिके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटा डिके, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में देखने को मिलता है। बीटा डिके
इमिट क्या करता है? न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फोटोन। तो बीटा डिके में क्या इमिट होता है? इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, गामा रेज आर। गामा रे चार्ज्ड होते हैं, न्यूट्रल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, मैसिव होता है या स्लो होता है। तो गामा रे जो होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो सब इजीली इसका आंसर आ गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूट्रल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा। ऑप्शन नंबर बी। सो आगे है क्वेश्चन नंबर 28, न्यूक्लियर फोर्स इज। न्यूक्लियर फोर्स क्या है? लॉन्ग रेंज फोर्स है, शॉर्ट रेंज फोर्स है, वीक फोर्स है, रिपल्सिव ओनली। तो न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। पूरे नेचर में आप जानते होंगे टोटल कितने फोर्स हैं? 4 फोर्स होते हैं फंडामेंटल। तो उसी में न्यूक्लियर फोर्स भी आता है। तो ये कैसा फोर्स है? शॉर्ट रेंज फोर्स है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पार्टिकल फिजिक्स से है। क्वेश्चन नंबर 29, प्रोटॉन इज मेड ऑफ। प्रोटॉन किससे मिलकर बना है? पहला ऑप्शन है UUD, UDD, उसके बाद का ऑप्शन है UUU या फिर लास्ट ऑप्शन है DDD। तो क्वेश्चन नंबर 29 का यानी प्रोटॉन जो होता है वो बना होता है UUD मिलकर के बना होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, UUD। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछ रहा है? न्यूट्रॉन कंपोजिशन। न्यूट्रॉन किससे मिलके बना है? न्यूट्रॉन कंपोजिशन होता है UDD। प्रोटॉन का क्या हो गया? UUD और न्यूट्रॉन का UDD। ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है लेप्टॉन्स। फर्मियंस फैमिली की बात हो रही है। लेप्टॉन्स इंक्लूड्स। लेप्टॉन में क्या क्या इंक्लूड होते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और मेसोन। तो लेप्टॉन फैमिली में आता है हमारा सिर्फ इलेक्ट्रॉन आता है, इसके अलावा भी आते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या होगा? इसमें आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। उसके बाद है फोटोन हैज। फोटोन के पास मास होता है, चार्ज होता है, एनर्जी होता है, स्पिन 0 लिखा है। ठीक है, तो फोटोन का स्पिन क्या होता है? फोटोन हैज़, यहाँ पे तो स्पिन होता है फोटोन का, लेकिन ऑप्शन में हमें दिया है 0, जबकि इसका कितना होता है? 1 होता है। तो फोटोन हैज़ एनर्जी होगा। इसका आंसर क्या होगा? एनर्जी होगा। एनर्जी ऑफ फोटोन पढ़े होंगे, E इज इक्वल टू h होता है। तो फोटोन हैज़ एनर्जी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है, न्यूट्रिनो हैज चार्ज, नो मास, अप्रोक्सीमेटली। ऑप्शन नंबर सी है हैवी मास, स्पिन 0। न्यूट्रिनो जो होता है ये अप्रोक्सीमेटली मासलेस होता है। दैट मीन्स इसका आंसर क्या होगा न्यूट्रिनो का? क्वेश्चन नंबर 33 अप्रोक्स मासलेस कह सकते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस आगे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड रेडिएशन से रिलेटेड। सो पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 34, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन बाय। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो फिनोमेना है ये किन्होंने एक्सप्लेन किया? न्यूटन ने,
आइंस्टाइन ने, मैक्सवेल ने या फिर बोहर ने? तो हम लोग पढ़े हैं क्या होता है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो इक्वेशन है, ये 12th में भी आप लोग पढ़े होंगे। तो आप सभी को पता है इसका आंसर क्या होगा, आइंस्टाइन होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35, वर्क फंक्शन इज। वर्क फंक्शन इसी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमेना में ही मिलता है। ऑप्शन नंबर ए है मिनिमम एनर्जी, बी है मैक्सिमम एनर्जी, सी में है काइनेटिक एनर्जी एंड ऑप्शन नंबर डी है पोटेंशियल एनर्जी। सो वर्क फंक्शन किसको कहते हैं, मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी टू ओवरकम द सरफेस बैरियर। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिनिमम एनर्जी होगा, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 36, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन। स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे, फ्रीक्वेंसी पे, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों पर, या फिर नॉन ऑफ दीज, इनमें से किसी पर भी डिपेंड नहीं करता है। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, फ्रीक्वेंसी। चलिए इसका ऑप्शन नंबर आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला, ठीक है। उसके बाद है कम्पटोन इफेक्ट सोच, क्वेश्चन नंबर 37, कम्पटोन इफेक्ट से रिलेटेड है। क्या दिखाता है, वेव नेचर को, पार्टिकल नेचर को, या फिर वेव एंड पार्टिकल बोथ, या नॉन ऑफ दीज। कम्पटोन इफेक्ट जो है वो क्या दिखाता है, पार्टिकल नेचर को डिफाइन करता है। लाइट के कितने नेचर होते हैं आप लोग जानते हैं, दो नेचर होता है, वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। तो कम्पटोन इफेक्ट क्या दिखाता है, पार्टिकल नेचर को दिखाता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सप्लेन बाय। ब्लैक बॉडी रेडिएशन को किन्होंने एक्सप्लेन किया, पहला ऑप्शन है प्लांक, न्यूटन, बोर, आइंस्टीन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया है, लेकिन जो सबसे लास्ट इक्वेशन आया ब्लैक बॉडी रेडिएशन का परफेक्ट, जो कि मॉडिफाई होकर के आया, उसको किसने एक्सप्लेन किया है, तो प्लांक ने। विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ आप सुने होंगे, तो ये प्लांक रेडिएशन लॉ, तो सबसे लास्ट में क्या आया था, प्लांक का रेडिएशन लॉ आया था। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, विंस लॉ रिलेट्स। विंस लॉ किससे रिलेटेड होता है, पहला ऑप्शन है टेम्परेचर एंड वेवलेंथ, दूसरा है एनर्जी एंड मास, तीसरा है वेलोसिटी एंड टाइम, एंड लास्ट ऑप्शन है चार्ज एंड फील्ड। तो विंस लॉ जो होता है ये टेम्परेचर एंड वेवलेंथ के लिए होता है, वेवलेंथ से रिलेटेड होता है। लैम्डा टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट के फॉर्म में आता है। ये कहने का मतलब अगर वेवलेंथ बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा। तो विंस लॉ रिलेट करता है टेम्परेचर एंड वेवलेंथ पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टीफन बोल्ट्जमैन्स लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन्स लॉ में एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर टू द पावर 4 के। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ई इज़ प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4। इसी के साथ इसमें इसका जो कांस्टेंट का वैल्यू है वो भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो उसको हम लोग देखेंगे, फिर चर्चा करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 41 है पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अप्लाइज टू। पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई होता है बोजोन्स के लिए, फर्मियोन्स के लिए, फोटोन्स के लिए या फिर वेव्स के लिए। पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को कौन अवे करता है ये पूछ रहा है, बोजोन्स, फर्मियोन्स, फोटोन्स में से या फिर वेव। तो पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को अवे कौन करते हैं, फर्मियोन्स करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फर्मियोन्स। क्वेश्चन नंबर 42 है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होता है, हाफ होता है। सो इसका आंसर क्या होगा, हाफ होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स अप्लाई टू। फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स बोजोन्स के लिए अप्लाई होता है, फर्मियोन्स के लिए, फोटोन्स के लिए या फिर वेव्स के लिए। तो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स अप्लाई होता है फर्मियोन्स के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, फर्मियोन्स होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स अप्लाई टू। फर्मियोन्स, बोजोन्स, इलेक्ट्रॉन्स या फिर प्रोटॉन्स के लिए। तो ये बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स जो है ये अप्लाई होता है बोजोन्स के लिए। डिजेनेरेसी रेफर्स टू। 45 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डिजेनेरेसी रेफर्स टू। डिजेनेरेसी किसको रेफर करेगा, मतलब किस चीज़ के बारे बात करता है। पहला ऑप्शन है सेम एनर्जी लेवल्स, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, ज़ीरो एनर्जी, इनफाइनाइट एनर्जी। तो डिजेनरेसी लेवल जो है ये सेम एनर्जी लेवल्स के बताता है, यानी इट रेफर्स टू सेम एनर्जी लेवल। ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 46 है, क्वेश्चन नंबर 46 क्वांटम नंबर एन डिफाइंस। क्वांटम नंबर जो होता है एन, ये क्या डिफाइन करता है, शेप को, साइज को, ओरिएंटेशन को या फिर स्पिन को। तो इसका आंसर क्या होगा, साइज होगा, लिखा हुआ है यहाँ पे, फिर आंसर इसका क्या होगा, बी होगा, साइज। फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन नंबर 47 में थोड़ा सा एरर है, यहाँ पे क्वांटम नंबर जो एल होता है उसके बारे पूछना, यहाँ एक्चुअल में एल होना चाहिए। तो 47 क्या है, एल क्वांटम नंबर डिफाइंस। एल जो क्वांटम नंबर है वो क्या डिफाइन करता है, एल क्या डिफाइन करता है, शेप को डिफाइन करता है। इसका आंसर क्या होगा, शेप होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 48, क्वांटम नंबर एम के बारे बात की गई है। एम क्वांटम नंबर डिफाइंस शेप, ओरिएंटेशन, स्पिन या फिर एनर्जी। एम क्वांटम नंबर जो है ये क्या दिखाता है, ओरिएंटेशन को बारे में डिफाइन करता है या ओरिएंटेशन की बात बताता है। तो एन क्या दिखाता है, साइज को, एल दिखाता है शेप को और एम दिखाता है ओरिएंटेशन को। क्वांटम नंबर एस डिफाइंस। एस क्वांटम नंबर क्या डिफाइन करता है, इट डिफाइंस स्पिन। क्वांटम नंबर एस डिफाइंस स्पिन। सो इसका आंसर क्या होगा, स्पिन, ऑप्शन नंबर ए। एंड क्वेश्चन नंबर 50, डिराक इक्वेशन पूछा गया। डिराक इक्वेशन इज नॉन रिलेटिविस्टिक, रिलेटिविस्टिक, क्लासिकल या फिर स्टैटिस्टिकल होता है। डिराक इक्वेशन जो है ये होता है
रिलेटिविस्टिक इक्वेशन होता है। सो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज हम लोग टोटल 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।